हेलो एंड वेलकम यू ऑल टू सिविल सोशन। जैसा कि हम सब कुछ आर्टिकल्स देख रहे हैं कि नारायण राव जो कि एक टॉप मोस्ट लीडर थे, इन्होंने सरेंडर कर दिया है आंध्र प्रदेश पुलिस के सामने। और ये कहा है कि मैंने जो वायलेंस किया उसको मैं रिग्रेट करता हूँ। और ऐसा भी कहा है कि जो माओइस्ट मूवमेंट है ये इस बार पब्लिक सपोर्ट आइडियोलॉजी इन सब पे बहुत ज़्यादा फेल कर चुका है। और इसी के साथ जो वहाँ के डीजीपी हैं आंध्र प्रदेश के, उन्होंने कहा है कि जो सीपीआई माओइस्ट थी बेसिकली, उसके ये एक हालांकि बैंड संस्था है इन इंडिया। ये कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट विंग जो इसका है ये बैन कर दिया गया था बहुत पहले ही इंडिया में। ठीक है, तो इसके 8 अदर नक्सलाइट्स ने भी सरेंडर कर दिया है। 8 और नक्सलाइट्स ने सरेंडर किया है हमारे सामने। तो ऐसा कह रहे हैं वहाँ के डीजीपी कि अब हमने आंध्र प्रदेश को नक्सल फ्री स्टेट बना दिया है। तो आइए देखते हैं कि जो अभी ये डेवलपमेंट हो रही हैं इसका क्या महत्व है, बेसिकली ये माइस्ट मूवमेंट क्या है, एंड कुछ कॉन्सेप्ट्स को समझेंगे बहुत इजी एंड इंटरेक्टिव लैंग्वेज में। ठीक है, तो हुआ क्या कि इसका बैकग्राउंड जान लेते हैं। ये माओइस्ट मूवमेंट की पहचान कराता है हमको। माओइस्ट मूवमेंट क्या है भाई साहब? तो माओइस्ट मूवमेंट ये है कि इसकी ओरिजिन हुई थी 1967 में। 1967 में जो नक्सलबारी अपराइजिंग हुआ था और ये पीजेंट रिवोल्ट था वेस्ट बंगाल में। हुआ क्या था कि नक्सलबारी एक जगह है वेस्ट बंगाल में, वहाँ पे कुछ पीजेंट्स थे यानी कुछ किसान थे जिन्होंने रिवोल्ट कर दिया था अगेंस्ट द करंट रिजीम, जो कि वहाँ पे ज़मींदारी टाइप की रिजीम थी। उसके अगेंस्ट ये नक्सलबारी अपराइजिंग उठी थी और वो बाद में एक वायलेंट रिवोल्ट बन गई अगेंस्ट द स्टेट ओनली। ठीक है, तो यहाँ से उसका ओरिजिन माना जाता है कि ऐसा उस जगह से एक वायलेंट रिवोल्ट बना अगेंस्ट द स्टेट। ठीक है, तो वहाँ से ये जन्म लेता है और इसको माओइज्म का शेप दिया जाता है क्योंकि आइडियोलॉजी इसकी माओइज्म वाली थी। माओइज्म क्या कहता है बेसिकली? माओइज्म ये माओ जेडोंग जो एक चाइना के लीडर थे, माओ जेडोंग पहले चाइना के प्रीमियर बने। इन्होंने क्या किया था? इन्होंने यही सेम चीज़ किया था। इन्होंने एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी से एक कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी की स्थापना की और कम्युनिस्ट आइडियोलॉजी को एक्सट्रीम फॉर्म में ले जाके उन्होंने घोषित किया और स्टेट के अगेंस्ट रिवोल्ट किया, जहाँ पे चाइना के राजशाही सरकार को उन्होंने उखाड़ फेंका और अभी चाइना में कम्युनिस्ट रिजीम की स्थापना की। तो जो कम्युनिस्ट रिजीम इस समय हमें चाइना में दिखती है वो माओ जेडोंग की ही बदौलत है। तो इसलिए इसको एक टर्म दिया गया माओइज्म, यानी जो माओ की विचारधारा से प्रेरित होगी वो विचारधारा है माओइज्म। यानी ये एक रिवोल्यूशनरी एक्टिविटी ऐसी करना चाहते हैं जिससे बाय द फोर्स यानी बाय द वायलेंस एंड फोर्स ये जो भी सरकार है, जो भी चुनी हुई सरकार है देश में, उसको उखाड़ कर फेंक दें और एक कम्युनिस्ट रिजीम की स्थापना करें जस्ट लाइक चाइना। ये इनका मेन मोटिव होता है। दैट्स वाई दिस इज दी आइडियोलॉजी। ये माओइज्म की आइडियोलॉजी है। ठीक है, अच्छा ये एम क्या करती है? जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया कि ये ओवरथ्रो करना चाहती है जो स्टेट है उसको। और ये किसके थ्रू? आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू, यानी कोई रिवोल्यूशन कोई एजिटेशन नहीं, आर्म्ड स्ट्रगल के थ्रू ये रिवोल्ट करना चाहती है बेसिकली स्टेट के साथ, जो युद्ध करके वो स्टेट को उखाड़ फेंकना चाहती है, जैसा कि माओइज्म ने किया था। ऑब्वियसली यही इसका एम होता है। और ये क्लासलेस सोसाइटी इस्टेब्लिश करना चाहती है, ऑब्वियसली जो एक कम्युनिस्ट का मेन मोटिव होता है। दैट्स वाई द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इज रिटन ऑन दिस ओनली, क्लासलेस सोसाइटी। ठीक है, अच्छा तो हुआ क्या? इसकी वजह से इन्होंने बहुत स्ट्रॉन्ग होल्ड पाए उन जगह पे जहाँ पे पीजेंट्स थे और जो एरिया थोड़ा सा अंडर डेवलप्ड थे। तो वो एरिया बने रेड कॉरिडोर। रेड कॉरिडोर इसलिए कहा जाता है क्योंकि लाल सलाम चलता है। बेसिकली लाल कलर जो माओइस्टों का कलर होता है, दी हार्डकोर कम्युनिस्ट बिलोंग्स टू मतलब पोर्ट्रे रेड कलर एज देयर सिंबल। ठीक है, तो इसलिए वो रेड कलर से पोर्ट्रे किया जाता है। दैट्स वाई इसको कहा जाता है रेड कॉरिडोर्स। ऐसे कॉरिडोर जो रेड इन्फ्लुएंस में आ गए हैं। और ये कहाँ कहाँ थे? छत्तीसगढ़ में थे, झारखंड में थे, उड़ीसा में थे, आंध्रा रीजन में थे। आंध्रा रीजन में बहुत सारी जगह आ जाती हैं। ठीक है, महाराष्ट्र का कई सारा इलाका और बहुत सारे इलाके, ये जो आप रेड से देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में, ये पूरा इलाका एक रेड कॉरिडोर बन चुका था। वेस्ट बंगाल के कई सारे इलाके ये सब आ गए थे रेड इन्फ्लुएंस में, यानी माओइज्म के इन्फ्लुएंस में। और एक समय ऐसा भी आया जब सीपीआई यानी कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया माओइस्ट को बैन भी कर दिया था सरकार ने। ठीक है, तो उसको अभी हम डिटेल में नहीं जाते हैं, हम अभी ऊपर ऊपर से देखते हैं कि ये इसका मोटा मोटा बैकग्राउंड था। ठीक है, तो इसके बाद क्या हुआ कि जो नारायण राव है,
नारायण राव ने ये कहा कि भाई जो ये मूवमेंट है माओइज्म का, इसने अब पब्लिक सपोर्ट को लॉस्ट कर दिया, यानी पब्लिक सपोर्ट अपना खो दिया है। उसके क्या कारण बताया उन्होंने, क्योंकि हुआ क्या कि अब माओइज्म पहले तो ये कहता था कि हम स्टेट के अगेंस्ट वायलेंस कर रहे हैं, यानी जो स्टेट की सिक्योरिटी फोर्सेस हैं, चाहे वो पुलिस हो चाहे सीएपीएफ हो, उनके अगेंस्ट ये अपना रिबिलियस मूवमेंट, आर्म्ड रिबिलियस मूवमेंट चलाएंगे। लेकिन हुआ क्या कि ये वायलेंस अगेंस्ट सिविलियंस ही करने लगे, भाई सिविलियंस को ही मारने लगे। क्योंकि जैसे विलेजर्स पे अटैक कर देना हुआ, ब्रूटल किलिंग्स हो गया, भाई आप गांव वालों को पकड़ते हो और उनकी ब्रूटल किलिंग करते हो, मतलब बहुत बेरहमी से मारते हो, किसी का हाथ पांव काट दिया, मतलब इस टाइप की जो ब्रूटैलिटी हुई, इसकी वजह से जो पब्लिक सपोर्ट था, यानी पब्लिक सिंपैथी थी इनके अंदर, वो खत्म होने लगी। ठीक है, अच्छा पब्लिक सिंपैथी भी क्यों होती थी, पब्लिक को ये लगता था कि भाई ये इनकी आवाज़ उठा रहे हैं, सरकार ने कोई डेवलपमेंट नहीं किया, यहाँ पे सरकार ने हमारे साथ भेदभाव किया, इसलिए ये हमारी आवाज़ उठाते हुए सरकार के खिलाफ लड़ रहे हैं। तो वो जो सिंपैथी थी वो भी चली गई जब इन्होंने सिविलियंस को ही अटैक करना चालू कर दिया, और इसीलिए एक डर का माहौल बना और रिसेंटमेंट का भावना बनी कि यानी इनसे हमें दूर रहना है। जो भी ये कम्युनिटीज़ हैं जो विलेज में रजिस्टर करती थी, वो आर्म्ड रिबेलियन से एक डिवाइड फेस करने लगी, और डिवाइड बढ़ता बढ़ता गहरा होता चला गया। फिर आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी, इनका एक डॉगमेटिक मार्क्सिस्ट व्यू रहता है। इनको यही लगता है कि भाई अगर सरकार से कुछ चाहिए तो हम उसको लड़ के ही लेंगे, यानी हथियार बंद सैनिकों के साथ हम सरकार पे हमला करेंगे, उसके बाद लड़ के उनसे लेंगे। जबकि ये एक बहुत ही डॉगमेटिक व्यू है, और इसीलिए प्रैग्मेटिज्म नहीं आ पाया इनमें। प्रैग्मेटिज्म मीन्स व्यवहारिक रूप से कुछ नहीं आ पाए, मतलब भाई अगर आपको कुछ चाहिए तो आप डायरेक्टली सरकार से बात करो, पत्र लिख दो या कुछ करो। सरकार विरोध में ही रहे ऐसा जरूरी थोड़ी है, सरकार को साथ में लेके भी काम कराया जा सकता है। दैट्स वाई आइडियोलॉजिकल रिजिडिटी जो इनकी थी, सरकार के अगेंस्ट ही रहना, वो इनको बहुत ज़्यादा पब्लिक सपोर्ट में हार्म किया। एंड ऑब्वियसली ऑपरेशन एंड एक्सटॉर्शन, इन्होंने क्या किया कि फोर्स डोनेशन के लिए गांव वालों से, बाकियों से, भाई हथियार खरीदना है, खाना पीना लेना है, तो बहुत ज़्यादा इन्होंने फोर्स कर दिया जो लोकलाइड्स थे उनको कि आप डोनेशन दीजिए हमें और टैक्सेस दीजिए, और इसीलिए बहुत ज़्यादा लोकल्स को एक्सप्लॉइट कर दिया इन्होंने, जिसकी वजह से लोकल्स ही इनके खिलाफ हो गए और लोकल्स ने ही इनके अगेंस्ट सरकार का साथ देना चालू कर दिया। एक सबसे बड़ा चीज़ ये था। एंड ऑब्वियसली ब्रोकन प्रोमिसेस, इन्होंने ऐसे प्रॉमिस किए लोगों से कि हम, आप हमारी शरण में रहिए, हम सरकार के हर एट्रोसिटीज से आपको बचाएंगे, ऐसा ये कहते थे। लेकिन उल्टा सरकार इनके बच्चों को एजुकेशन देती थी, सरकार इनके यहाँ हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करती थी, और ये उल्टा इनसे फोर्स डोनेशंस लेते थे, टैक्सेस कलेक्ट करते थे, और ज़रूरत पड़ती थी उन पे अटैक करके बहुत ज़्यादा ब्रूटली मार भी देते थे अगर इनको कुछ एडवर्स लगता था। तो जो ये ब्रोकन प्रोमिसेस थे कि हम आपके लिए खड़े हैं, लेकिन हुआ क्या उल्टा कि इन्हीं के अगेंस्ट काम करने लगे। तो ये एक बहुत बड़ा फेलियर रहा इनका, जिसकी वजह से पीपल का जो एक्सपेक्टेशंस था इनसे वो अनफुलफिल्ड रहा, और पीपल नहीं यानी लोगों ने ही इनसे सपोर्ट खींच लिया। इसीलिए माओइस्ट मेथड का एक बहुत बड़ा डिल्यूजन है कि अगर आप इरोजन ऑफ ट्रस्ट एंड सपोर्ट फ्रॉम द मासेस, यानी अगर आप मासेस से ही, यानी जो जन समूह है उसी से ही आपने अपना ट्रस्ट खो दिया, तो आपका एक सब कुछ खत्म हो जाएगा, यानी एम्पायर ही कोलैप्स कर जाएगा। और यही इनके साथ हुआ जो कि नारायण राव बता रहे हैं। अच्छा, और आइडियोलॉजिकल क्राइसिस क्या आई भाई, मतलब अपनी आइडियोलॉजी से ही कैसे क्राइसिस इनको खड़ा हो गया, ये भी कहा। दैट्स वाई इन्होंने कहा कि फेलियर टू कीप पेस विद टाइम, ऐसा भी नारायण राव ने कहा कि भाई हम टाइम के साथ पेस नहीं मेंटेन कर पाए। दैट्स वाई जो माओइस्ट हैं वो अब भी स्ट्रगल कर रहे हैं कि वो अडॉप्ट कर पाए मॉडर्न रियलिटीज़ और चैलेंजेस को। ठीक है, जो बेसिकली मॉडर्न टाइम्स में जो रियलिटीज़ हैं, जो नए थ्रेट्स बन के उभर रहे हैं, उसको ही ये सब अडॉप्ट नहीं कर पाए। जैसे भाई डेमोक्रेसी का ग्रोथ बहुत ज़्यादा तेज़ी से बढ़ रहा है कि अगर कोई जनप्रतिनिधि हमने चुना है, भाई अपना नेता हमने चुना है, अगर वो सही काम करे तो ठीक है, नहीं तो हम उसको डेमोक्रेटिक मेथड से हम वापस बुला लेंगे। आप क्या कर रहे हो, आप थोपना चाह रहे हो, आप सरकार को हटा के कह रहे हो कि हमको एज अ कम्युनिस्ट रिजीम का राजा बनाओ, उसके बाद हम चाइना जैसे शासन चलाएंगे। तो चाइना में तो एक ही पार्टी शासन करती है, यानी जो डेमोक्रेसी है उसमें ज़्यादा लोगों को ट्रस्ट बना, इसीलिए ये नॉन वायलेंट और पॉलिटिकल अल्टरनेटिव्स का पार्ट बना। ठीक है,
इसीलिए जो माइस्ट भी हैं वो भी छोड़ के मेन स्ट्रीम पॉलिटिक्स को ज्वाइन कर रहे हैं। एंड ऑब्वियसली टेक्नोलॉजी एंड कनेक्टिविटी, सोशल मीडिया और इंफॉर्मेशन फ्लो ने लोगों को इतना ज़्यादा जागरूक किया कि यार माओइज्म कोई अच्छी चीज़ नहीं है, माओइज्म से सिर्फ नुकसान हो रहा है और उस लोकेलिटी का ही नुकसान हो रहा है। ये सोशल मीडिया के जरिए लोगों ने जाना। फिर नीड फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट, एंड ऑब्वियसली सबको ग्रोथ चाहिए, सबको स्टेबिलिटी चाहिए। कल को यहाँ लड़ाई हो गई, यहाँ 5 लोग मर गए, यहाँ 10 लोग मर गए, इस टाइप की इनस्टेबिलिटी में कोई भी नहीं जीना चाहता है। इसलिए अगर ग्रोथ चाहिए तो स्टेबिलिटी अपने रीजन में लानी ही होगी। दैट्स वाई ये चीज़ अडॉप्ट नहीं कर पाए माओइस्ट, और जिसकी वजह से उन्होंने अपना सपोर्ट खो दिया। फिर ऑब्वियसली ग्लोबल मार्क्सिज्म डिक्लाइन। भाई इस समय कैपिटलिस्ट का दुनिया है, जिसके पास पैसा है वो राज करता है, और इसलिए जो मार्क्सिज्म एज ए स्टेट है वही अपने आप में फेल कर गया है। जो सबसे बड़ा मार्क्सिज्म का पोषक जिसको चाइना कहा जाता है, चाइना खुद एक मतलब एट मोस्ट कैपिटलिस्ट रिजीम बन के उभरा है, जिसके यहाँ कैपिटल फॉर्मेशन के लिए कुछ भी किया जा सकता है, मतलब एनीथिंग एनीथिंग फॉर द कैपिटल, ऐसा चाइना बन के उभरा है। दैट्स वाई मार्क्सिज्म एज अ थ्योरी, एज अ स्टेट ही अपने आप में एक फील्ड स्टेट है, ऐसा लोगों को पता चल गया। एंड ऑब्वियसली वो भी बिकॉज ऑफ सोशल मीडिया एंड इंफॉर्मेशन फ्लो। दैट्स वाई ये कहा गया उनकी तरफ से कि फेलियर टू कीप पेस विद टाइम, मतलब वो स्टक इन द पास्ट, वो पास्ट में ही फंसे रह गए, जिसकी वजह से वो रिजिड एंड आउटडेटेड रिवोल्यूशनरी आइडियाज़ को लेके ढोते रह गए। एक तो रिजिड थे, मतलब बहुत कट्टर थे, और आउटडेटेड यानी अब उसका कोई काम नहीं उस आइडिया का, ऐसे रिवोल्यूशनरी ऐसे क्रांतिकारी आइडिया को लेके वो पास्ट में ही फंसे रह गए, वो अपने अतीत में ही रह गए, ऐसा उनका कहना था। अच्छा, अब क्या हो सकता है? अब हम जो इस समय देख रहे हैं वो ये देख रहे हैं कि श्रिंकिंग जोग्राफिकल इन्फ्लुएंस, यानी जो एक बहुत बड़ा रेड कॉरिडोर था वो अब घट के बहुत कम रह गया है। अब तो इतना भी नहीं रहा। बेसिकली छत्तीसगढ़ के कुछ एरिया, आंध्र प्रदेश के कुछ एरिया, उड़ीसा के कुछ एरिया और तेलंगाना के ही कुछ बहुत माइन्यूट एरिया में ही ये रह गया है, और इसका इतना रीच रिड्यूस हो गया है कि अब प्रेजेंस लगभग ना के बराबर इनकी दिखती है। ठीक है, तो ये मतलब इसका रिजल्ट आउट हुआ है। अच्छा, एथिकल और मॉरल जो रियलाइजेशंस हुए हैं वो रिफ्लेक्ट कर रहे हैं सरेंडर में। यानी जब लोग आके सरेंडर करते हैं तो उनको पता चल रहता है कि यार हमने ना कुछ बहुत ज़्यादा अनएथिकल किया है, कुछ बहुत ज़्यादा गलत तरीके से लोगों को मार दिया है, कुछ ऐसे काम किए हैं जो मॉरली करेक्ट नहीं थे, एथिकली करेक्ट नहीं थे, ज़मीर इजाज़त नहीं देता जिसकी, उस तरीके के हमने काम किए हैं। इसलिए इनका जो वायलेंस में फेथ था, यानी कि वायलेंस से कुछ हम अचीव कर सकते हैं, वो कम हो गया। और इसीलिए इन्होंने कहा कि हम डिसेप्शन ऑफ एंड फ्यूटिलिटी का कन्फेशन करते हैं, यानी हम कन्फेस करते हैं कि हमने कुछ गलत किया है, इसलिए हम सरेंडर करते हैं, जो भी सजा हो भोगने के लिए तैयार है। दैट्स वाई एक बहुत ही मास लेवल पे सरेंडर्स हमको देखने को मिले। एंड इसीलिए हंड्रेड्स ऑफ माओइस्ट लेइंग डाउन आर्म्स, सैकड़ों माओइस्ट ने अपने आर्म्स को छोड़ा है और एक वे आउट थ्रू सरेंडर अपना सीख कर रहे हैं, यानी कि सरेंडर के अलावा कुछ और तरीका हो या कुछ और तरीके से हम सरेंडर के बाद इस समाज को कंट्रीब्यूट कर सकें, वो भी तरीका तलाश रहे हैं। अच्छा, कुछ हम देख लेते हैं कि हो सकता है कि कुछ अभी हमें इन जनरल करने की क्या ज़रूरत है। चलिए, हमने बहुत सारी अचीवमेंट्स पाई, हमने देखा कि यहाँ बहुत सारे माओइस्ट अपने हथियारों को सरेंडर भी कर रहे हैं, तो अभी हमारा क्या कर्तव्य बनता है इस समय पे कि हम क्या और कर सकते हैं। तो बेसिकली इस समय हम कोर इश्यूज़ को, जो इस समय अभी भी स्टिल एग्जिस्ट, उसको हम एड्रेस कर सकते हैं। ठीक है, क्या कोर इश्यूज अभी भी एग्जिस्ट करते हैं जिसकी वजह से मार्क्सिज्म पनप जाता है? वो है पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट। ऐसे एरियाज जहाँ पे बहुत ज़्यादा भूखमरी है, गरीबी है, उसमें हम काम कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, जो हमारी ये स्कीम चलती है, पोषण अभियान जो चलता है हमारा, ताकि हम लोगों को पोषण दे सकें, वो। फिर जो फ्री राशन हम देते हैं ताकि जो गरीब लोग हैं वो, उनको भूखमरी की कंडीशन ना आए, वो हम दे सकते हैं, जिससे हम पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस कर पाएंगे। एंड लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर, भाई लैक ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर एक बहुत ज़्यादा दुखद चीज़ है, क्योंकि अगर कोई रीजन ऐसा है जिसकी मेन स्ट्रीम रीजन से कनेक्टिविटी नहीं है, यानी इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, उसके पास ना रोड है, ना ब्रिजेस हैं, ना कुछ है, तो वो एलिनेट हो जाता है वो एरिया, और जिसकी वजह से वहाँ के लोगों में मार्क्सिज्म बहुत जल्दी पनप जाता है।
तो हमें उस इंफ्रास्ट्रक्चर के इम्प्रूवमेंट पे ध्यान देना होगा ताकि हम कनेक्टिविटी ब्रिजेस बना सकें, हाई स्पीड रोड कनेक्टिविटी दे सकें। इस तरीके के हमको काम करने होंगे। फिर ट्राइबल राइट्स और गवर्नेंस को हमको एड्रेस करना होगा। हम कोई भी ऐसे ट्राइब्स को परेशान नहीं कर सकते। अगर ट्राइब्स को आप परेशान करोगे तो उनके मन में और एलिनेशन की भावना आएगी कि हम इस समाज से अलग हैं और ये समाज हम पर अत्याचार करता है, और फिर वही ट्राइब्स जाकर सरकार के ही अगेंस्ट हथियार उठा लेते हैं। इसलिए हमें ये देखना होगा कि हम किसी भी ट्राइबल राइट्स को वायलेट न करें और ट्राइबल्स को उनके स्फेयर ऑफ जो सोसाइटी है उसी में उनको ऑटोनॉमी दें। ठीक है, हम ये ना कहें उनसे कि तुम हमारे साथ रहो, हमारे जैसे बनो। नहीं, उनको उनका कल्चर फॉलो करने दीजिए और उसी में उनको डेमोक्रेसी एंड डेवलपमेंट प्रोवाइड करिए। एंड ऑब्वियसली जो भी उनके ग्रीवेंसेस हैं उसको एड्रेस करिए। अगर एड्रेस नहीं होगा तो अगेन उनको भी एक एलिनेशन की भावना दोबारा जग सकती है। एंड ऑब्वियसली लैंड डिस्प्लेसमेंट, भाई हम अगर जैसे फॉर एग्जांपल कहीं से हमको कोई 4 लेन या 8 लेन हाईवे लेके जाना है, हमको कहीं से कोई भी डैम बनाना है, एंड ऑब्वियसली ये उसी ऐसे वनरेबल एरिया में आ जाते हैं जहाँ पे ये चीज़ें पास होती हैं। तो हम क्या करते हैं, इनको उठा के फोर्सफुली कहीं और डिस्प्लेस कर देते हैं, जिसकी वजह से इनका जो होली लैंड है, जिसको होली होम लैंड ये मानते हैं कि भाई हमारी मातृक धरोहर थी हमारी ज़मीन, उससे हमको हटा दिया गया है। तो इससे बचने के लिए इनको सबसे पहले तो एडुकेट अमाउंट ऑफ मनी विद एज अ कंपनसेशन इनको देना होगा। फिर इनके परिवार को किसी एक को नौकरी दीजिए ताकि इनका लाइवलीहुड चलता रहे। फिर इनके परिवार के जो बच्चे हैं उनके एजुकेशन का खर्च सरकार उठाए ताकि इनके बच्चों को कहीं ऐसा ना फील हो कि यार हमारे साथ कुछ बहुत गलत हो गया। एजुकेशन दीजिए, रिफॉर्म्स दीजिए, नहीं तो कल को यही जो डिस्प्लेस्ड लोग होते हैं यही सरकार के अगेंस्ट अपनी भावना को प्रकट करने के लिए हथियार उठा लेते हैं। तो हमें इन सारे कोर इश्यूज को जो भी एग्जिस्ट करते हैं इनको बैलेंस्ड वे में एड्रेस करना होगा। अच्छा, वो कैसे एड्रेस कर सकते हैं? डेवलपमेंट को इंश्योर करके, जैसा कि हमने देखा कि डेवलपमेंट एक्टिविटीज चलती रहनी चाहिए, रोड्स, हाईवेज, रेलवेज एंड अदर इंफ्रास्ट्रक्चर जिसमें स्कूल्स एंड हॉस्पिटल्स भी आते हैं, उस तरीके से हमको देखना होगा। एंड ऑब्वियसली ग्रीवेंस को एड्रेस करना ही होगा। जो उनकी डिमांड्स हैं उसको फोर्सफुली टैकल ना करके उसको बातचीत से उनकी मांगों को अगर मानने लायक है तो तुरंत मानते हुए उनका डेवलपमेंट के साथ मेन स्ट्रीम सोसाइटी में जोड़ना होगा। एंड ऑब्वियसली एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी हमको मेंटेन करके रखनी होगी ताकि जो वहाँ पे इनोसेंट सिविलियंस हैं उनकी जान न ले पाए माओइस्ट, और माओइस्ट बाकी देश के लिए कोई खतरा न बन पाए। इसलिए एक स्ट्रॉन्ग सिक्योरिटी मेंटेन करते हुए ये सारी चीज़ें हमको एड्रेस करके तब चलनी होगी। एंड दैट्स हाउ द एक्चुअल जो हमारे यहाँ रेड कॉरिडोर है वो इट विल कम टू ज़ीरो एंड नेग्लिजिबल। और उसके बाद हम देखेंगे कि हमारा पूरा इंडिया ही नक्सल फ्री हो चुका है। सो थैंक यू सो मच। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो then please like, share and subscribe to our channel. Thank you so much.